हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी अल्फा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका आपको बेहद बेसब्री से इंतजार था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का पहला लेक्चर, पहले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे बच्चों आप सबको पता होगा ये बात कि हमारे जो लेक्चर है ये अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है, और रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर एक समस्या है जो आप फेस करेंगी, और वो ये है कि आपके जो डाउट्स हैं वो आप कहाँ पूछेंगे, ये आपको जरूर समस्या रहेगी। तो इसी समस्या का निवारण हमारे साथ मौजूद है, और निवारण ये है कि हमारे पास है एक टेलीग्राम ऐप, आपके फोन में भी ये इंस्टॉल होना चाहिए टेलीग्राम ऐप। और इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे इस चैनल को आप इस लिंक के जरिए क्या कर लेंगे ना, इसमें अपने आप को एनरोल करा लेंगे। जिसके बाद आप जो भी आपके लेक्चर से कंसर्न डाउट है आप उसके अंदर पुट अप कर सकें। सभी कंसर्न टीचर, सभी सब्जेक्ट के कंसर्न टीचर आपके डाउट्स को उसका सॉल्यूशन बताने के लिए वहां पे मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पहला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि आप सभी 12th क्लास के स्टूडेंट अपनी क्लास 11th के अंदर पढ़ करके आए चैप्टर प्लांट किंगडम। इस प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन से डिविजन्स होते हैं। हमने पढ़ा कि प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन से डिवीजन थे। थैलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट ही फ्लावरिंग प्लांट है, हम यहाँ पर सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जिनके पास फ्लावर है उनके अंदर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब समझ में ये आता है एक बात और कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या फ्लावर का यहाँ पे कोई मतलब है, क्या फ्लावर का कोई रोल है? तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे फ्लावर्स। जब हम फ्लावर के बारे में बात करें तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर के अंदर हम बात करते हैं तो फ्लावर अपने आप में एक शूट का मॉडिफिकेशन होता है। क्या है ये? इट इज अ शूट मॉडिफिकेशन which have reproductive organ। शूट का एक ऐसा मॉडिफिकेशन जिसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। शूट के ऐसे मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? फ्लावर बोलेंगे। बात करते हैं कि ये जो फ्लावर होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पर कितने तरीके के होते हैं। क्या फ्लावर के अंदर दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं या एक तरीके का कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है? तो इस कंडीशन को समझते हुए हम ये कहते हैं कि फ्लावर दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। यदि बात की जाए यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब वो फ्लावर है, क्योंकि हम पहले ही डेफिनेशन के अंदर बात समझ चुके हैं कि फ्लावर वो चीज है जिनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब बात की जाए यदि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ऐसी कंडीशन में फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। लेकिन यदि फ्लावर के पास दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक सेम बॉडी पर है तो ऐसी कंडीशन में हम उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, क्या हुआ? अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बोलते हैं, इनके पास फ्लावर होते हैं, फ्लावर के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अभी फ्लावर शूट का मॉडिफिकेशन है, किसी भी प्लांट में रूट में से मॉडिफाई होकर फ्लावर नहीं आएगा, हमेशा शूट में से आएगा। तो शूट के मॉडिफिकेशन को हम क्या बोल रहे हैं? फ्लावर बोल रहे हैं, और उस मॉडिफिकेशन को जिसके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अलावा शूट की मॉडिफिकेशन जो होती है वो लीव्स होती हैं, लेकिन उनको रिप्रोडक्टिव में ना रख के हम वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर रखते हैं। बात की है यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर थे जिनके पास एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, और बाइसेक्सुअल फ्लावर वो है जिसके फ्लावर में एक ही फ्लावर के पास दोनों ही तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहेंगे। बात करें यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, इस बेस पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हमारे दो तरह। पहला फ्लावर है पिस्टिलेट फ्लावर और दूसरा फ्लावर है स्टेमिनेट फ्लावर। पहला फ्लावर पिस्टिलेट और दूसरा स्टेमिनेट। क्या मतलब है इस बात का? बच्चे जो पिस्टिलेट शब्द है, ये पिस्टिलेट शब्द किससे लिया गया है? ये शब्द लिया गया है दूसरे शब्द से जिसका मतलब है पिस्टिल। पिस्टिल का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर के पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है पिस्टिल, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, कार्पेल। ठीक है, एक इंडिविजुअल अपेंडिसेस को पिस्टल बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, जिसमें कंबाइंड हम क्या नाम देते हैं इसको? गाइनोशियम नाम देते हैं। इसी तरीके से यदि किसी फ्लावर के पास सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि हम फ्लावर यूनिसेक्सुअल पढ़ रहे हैं, तो कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके पास होगा। यदि इसके पास एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल है, तो ऐसी सिचुएशन में फ्लावर का नाम स्टेमिनेट हो जाएगा। ये जो स्टेमिनेट शब्द है ये किससे लिया गया? ये लिया गया बच्चे स्टेमन शब्द से लिया गया। किससे? स्टेमन। जिस स्टेमन का मतलब क्या है? जिस स्टेमन का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है,
इस वजह से इसको नाम दिया गया स्टर्न हेड। ठीक है, चल अब बात करते हैं यदि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, तो लिखा भी ऐसा ही है। सेम फ्लावर विल हैव बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेम फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर के पास दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो ध्यान रखें कि फ्लावर में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें भले ही दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक समय पर ही मैच्योर होंगे या एक समय पर ही इस काबिल होंगे कि वो रिप्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। इसके बेस पर हम आगे चैप्टर के अंदर ये बात भी पढ़ेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सिंक्रोनाइजेशन ना बने तो क्या, ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन वो हमारे आगे का डिस्कशन का एक हिस्सा होगा। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर को पढ़े, अब क्यों बाइसेक्सुअल को पढ़े, यूनिसेक्सुअल को क्यों नहीं, तो बेटा ऐसा इस वजह से कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हमें फ्लावर की एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़ने की एक कंप्लीट इंडिपेंडेंसी लिबर्टी देता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि इसी फ्लावर के अंदर हम गाइनोशियम भी पढ़ सकते हैं और एंड्रोशियम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेपल पेटल्स यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर का ही कंपोनेंट है। लेकिन बात की जाए यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो यदि हम उसको स्टडी करें तो या तो हम मेल के बारे में पढ़ पाएंगे या फीमेल के बारे में पढ़ पाएंगे, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको इस बात की लिबर्टी देता है कि आप दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर के अंदर पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा बेटा, यहाँ पर हमने जो फ्लावर लिया है वो एक कैसा, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर बेटा टोटल 4 होल्स होते हैं। क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर 4 घेरे होते हैं। यहाँ पर कितने घेरे हैं, 4 घेरे हैं, जिनको हम 4 होल्स के नाम से जानते हैं। यदि बाहर से अंदर की तरफ जाया जाए तो ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म की खास बात यही रहेगी आप सबके लिए कि हम चीजों को कनेक्ट करते हुए समझेंगे, सो दैट चीजें के साथ एक लिंक अप बन जाए और चीजें हमारे माइंड में एक अच्छी तरीके से बैठ जाए। हमने क्लास 11 के अंदर फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ा था और उस फ्लोरल फॉर्मूले में हमें कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी गई थी फ्लावर के अपेंडेजेस को समझने, और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी के, सी, ए और जी। ये 4 आपको क्या दी गई थी, यहां पर सिंबलाइजेशन दिए गए थे, सिंबल दिए गए थे, जहां पर के का मतलब था कैलिक्स, सी का मतलब था कोरोला, ए का मतलब था एंड्रोशियम और जी का मतलब था गाइनोशियम। मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, सो के का मतलब यहां पे दिया गया था आपको बेटा कैलिक्स, सी का मतलब बात की जाए तो बेटा इसका मतलब था कोरोला। ठीक है, ए की बात की जाए तो बेटा इसका मतलब था एंड्रोशियम, इसका मतलब क्या था बेटा एंड्रोशियम। और यदि बात की जाए किसकी, यहाँ पे बात की जाए यदि जी की, तो जी का मतलब क्या था गाइनोशियम। जी का मतलब क्या बेटा, जी का मतलब है गाइनोशियम। ठीक है, सो जी का मतलब गाइनोशियम। के कैलिक्स, ये सबसे आउटर मोस्ट होल्ड का पार्ट था, सबसे आउटर मोस्ट होल्ड होगा। सी मींस कोरोला, जिसको हम पेटल्स बोलते हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ दूसरे नंबर का होल्ड होगा। ए एंड्रोशियम, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टेमेन पढ़ा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर तीसरा, बाहर से तीसरा घेरा बनाएगा। जबकि बात करें गाइनोशियम की, तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट होल्ड बनाएगा। चलो, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आप इस सवाल का जवाब देंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर टोटल 4 होल्ड्स हैं, तो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर टोटल कितने होल्ड्स होंगे, टोटल कितने होल्ड्स होंगे। सो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बेटा, हाउ मेनी होल्ड्स आर प्रेजेंट in a unisexual flower, in a unisexual flower, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर कितने होल्ड्स होंगे। ठीक है, अब बेटा ये आपका सवाल माइंड में जरूर होगा, इस तरह यूनिसेक्सुअल तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि आप स्टेमिनेट के बारे में पूछ रहे हैं या पिस्टिलेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो बेटा ये दोनों के लिए कॉमन आंसर होगा, whether the flower is पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, आंसर चेंज नहीं होगा, दोनों के लिए एक सेम नंबर का ही आंसर होगा, और वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। चलो एक एक करके इस फ्लावर के इन सभी अपेंडेजेस को, इस फ्लावर के इन सभी होल्ड्स को डिस्कस करेंगे यदि हम, तो सबसे पहले नंबर आता है बेटा किसका, सबसे पहले नंबर आता है कैलिक्स का। जैसे कि आप स्कूल के अंदर देख भी पा रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी स्लाइड्स बनाने के लिए। तो लेक्चर जब आप पूरा देखें, तो पूरा देख लेने के बाद हमारी टेक्निकल टीम के ग्रेटिट्यूड के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका बहुत आभार रहेगा।
तो ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, इसमें फ्लावर में सबसे पहले जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये ग्रीन पार्ट क्या है बेटा? सेपल है। ये फ्लावर का सेपल है और आप देख भी पा रहे हैं जैसे जैसे हमने इसमें पॉइंट में लिखा है ऐसा आपको विजुअल दिख भी रहा है, ठीक है। और इस विजुअल इंप्रेशन के पीछे हमारा मोटिव भी है कि जब बच्चों के सामने लिखी हुई चीजें आए तो लिखी हुई चीजों से कनेक्ट एक विजुअल इंप्रेशन भी जाए, ताकि दिमाग के अंदर नए नए साइनेप्स बने और नए साइनेप्स के अंदर ये सारी मेमोरी एसिमुलेट हो पाए। तो देखिए आप इस फ्लावर के अंदर एक डायनामिक प्रोसेस देख रहे हैं, जिसमें आप शुरुआत में ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हैं। ये देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का पार्ट जो है, ये ग्रीन कलर का पार्ट फ्लावर को उसकी बड वाली कंडीशन में क्या करके रखेगा बेटा? प्रोटेक्ट करके रखेगा। फ्लावर को उसकी बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखेगा। सबसे बाहर होता है, प्रोटेक्ट किससे करके रखेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा हार्श कंडीशन से। इसके अलावा क्योंकि अभी बड कंडीशन में अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए, इसमें से वाटर भी होगा। यदि खुल जाए, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, तो हो सकता है वाटर इसका लॉस हो जाए। तो इसीलिए क्या लिखा गया कि सबसे पहली बात यह है कि सबसे आउटर मोस्ट होल लेवल जनरली ग्रीन कलर का होता है, जनरली ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। चलिए बात की जाए किस काम के लिए, इसका काम क्या है? काम है इसका प्रोटेक्शन। ये फूल को उसकी बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का काम है। बात की जाए क्या है इसका फेट है? इसका फेट क्या बेटा? फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फेट का मतलब होता है बेटा नसीब। उसका नसीब क्या है, क्या होगा इसके साथ यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए? इसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? तो भाग्य में क्या लिखा हुआ है? फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जनरली ऐसा होता है कि जैसी फर्टिलाइजेशन होगी, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो जब गैमीट का फ्यूजन हो जाए, मींस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की यदि हम बात करें, फर्टिलाइजेशन के बाद के बदलावों की यदि हम बात करें, निषेचन के बाद के बदलाव की बात करें, तो निषेचन होने के बाद जो सेपल्स हैं ये जनरली क्या होती है? सूख जाती है और गिर जाती है, ठीक है, झड़ जाती है, गिर जाती है, ठीक है। सो ये सभी मैंने किसके बारे में बताया आपको? सेपल के बारे में बताया, जिसको हमने किस नाम से? कैलिक्स के नाम से भी जाना। कैलिक्स कंबाइन बोला जाएगा, जिसकी एक इंडिविजुअल अपेंडेजेस को हम सेपल बोल रहे हैं, जिसको डिनोट किससे किया गया था? डिनोटेड बाय के, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? के से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया? सिंपल सी बातें आपको ध्यान रखनी है। सेपल जिसको हम कैलिक्स बोल रहे हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट होल्ड का हिस्सा है, ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्शन करके रखता है फूल की उसकी कली वाली अवस्था में, और साथ साथ फर्टिलाइजेशन के बाद ये गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगली स्लाइड पे चलें। थोड़ा अगला स्लाइड आपको अगले होल्ड के बारे में बता रहा है। देखिए बेहतरीन ब्यूटीफुल एनिमेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि अब आपके लिए पढ़ाई सिर्फ लेटर्स को पढ़ना नहीं है कि सिर्फ लेटर के कुछ कॉम्बिनेशन वर्ड्स को हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। अब उसके लिए आपको एक कनेक्टिंग आपको पिक्चर भी दिखाई जा रही है, जो कि मूविंग पिक्चर्स। अब यहाँ पर मेरी बात की जाए बेटा, कोरोला क्या होते हैं? पेटल्स। पेटल्स को क्या कहा गया? कोरोला। कोरोला की एक इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं? पेटल बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें बोल रहे हैं ना इसको फूल की पंखुड़ी जो होती है वो, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो फ्लावर है आप देख रहे हैं, इसमें जो मैंने नॉन ग्रीन पार्ट दिखाई, ये पिंक कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर का पार्ट ही क्या है? फ्लावर है, फ्लावर का पेटल, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर इस कलरफुल जो अपीयरेंस होता है ये बहुत ज्यादा फिलोकैलिस्टिक बनाता है हमारे बिहेवियर को, ठीक है। सो ब्राइट कलर इसका एक मेन मोटिव है, ब्राइट कलर देना फ्लावर को। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी ब्राइट कलर की वजह से ये क्या करेगा आगे जाकर के? पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करेगा, पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिन पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बस की नहीं है कलर को देखना, क्या वो फ्लावर कलरफुल नहीं होंगे? तो ऐसा होता है कि कुछ फ्लावर के पास जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो जानवर है या फिर वो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म है, तो वो कलर को रिसीव नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में फ्लावर कलर जैसा इन्वेस्टमेंट अपने पास नहीं रखता, कलर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में फ्लावर कैसे? डल कलर के हो जाते हैं, ठीक है। डल मींस ब्राइट कलर नहीं, क्योंकि इनका कोई एडवांटेज ही नहीं रह जाता यदि पॉलिनेटिंग एजेंट सही से देख नहीं पाते। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, बेटा क्या? बैट, ठीक है। चमगादड़ जो होते हैं ये देख नहीं पाते हैं रंगों को, इस वजह से चमगादड़ जिस पेड़ के फूलों में क्या करेगा? पॉलिनेशन करेगा, उस पेड़ को जरूरत नहीं है कि अपने फूलों को ये रंग बिरंगा बनाए, क्योंकि रंग बिरंगा बनाने का इसको कोई फायदा ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि पॉलिनेशन जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है उसको रंग दिखते हैं,
ठीक है। लेकिन जनरली हमने क्या बताया, जनरली कलरफुल होते हैं और एरोमेटिक होते हैं। ये अपने रंग और अपनी स्मेल के जरिए, अपनी स्मेल, एरोमेटिक का मतलब एरोमा, एरोमा मतलब स्मेल, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो स्मेल कंपाउंड। सो कलरफुल और एरोमेटिक ये क्या देते हैं, फीचर देते हैं प्लांट को। और इसका फायदा क्या है, कलर से मतलब क्या, दूर से यदि कोई पॉलिनेटिंग एजेंट जा रहा है तो कलर से वो फ्लावर को डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा कि एरोमा से भी क्या कर लेता है, वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, कौन, पॉलिनेटिंग एजेंट। इसके अलावा भाई देखा जाए तो हम ये बोल रहे हैं कि कैलिक जो हमारा कोरोला है ये एंड्रोशियम गाइनोशियम के बाहर है। दैट्स व्हाई पोजीशन की वजह से इसका एक और रूल हो जाता है, एंड दैट इज प्रोटेक्शन फॉर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेपल और पेटल मिल करके एक्सेसरी पार्ट बनाते हैं बेटा, कौन सा, एक्सेसरी पार्ट बनाते हैं, जबकि एंड्रोशियम गाइनोशियम जो दो होल्स हैं ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। फ्लावर जो शूट का मॉडिफिकेशन था, इसमें सेपल और पेटल एक्सेसरी पार्ट होंगे, और इसके अलावा यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, यदि यूनिसेक्सुअल है तो एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो पार्ट है बेटा वो है एंड्रोशियम। एंड्रो शब्द का मतलब किससे है, बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर एक बेहद खूबसूरत बात वो ये है कि हर एक शब्द अपना परिचय खुद देता है, ठीक है। और जैसे कि हम यहाँ पे समझ भी रहे हैं, एंड्रो शब्द का मतलब लिया गया मेल, जैसे गाइनो शब्द का मतलब फीमेल, एंड्रो मींस मेल। यदि ये चीजें, ये टर्मिनोलॉजी आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कोई वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि आप उस वर्ड को ये ब्रेक करके उसके मीनिंग समझेंगे तो अपने आप में डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एंड्रोशियम क्या है, एक कंबाइंड मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को एंड्रोशियम कहा जाता है, जिसमें इंडिविजुअल यूनिट को स्टैमेन कहते हैं। तो क्या लिखा बेटा, इंडिविजुअल अपेंडेजेस इज द स्टैमेन। इंडिविजुअल अपेंडेजेस को हम क्या बोलते हैं, इसमें स्टैमेन बोलते हैं। स्टैमेन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, स्टैमेन के अंदर दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक होगा एंथर और एक होगा फिलामेंट, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट, ठीक है। अब बात की जाए पोर्शन ऑफ स्टैमेन which connects the anther and the filament। बेटा एंथर और फिलामेंट का जो कनेक्शन होता है ना, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू दिस स्टेटमेंट बाय अ डायग्राम। डायग्राम के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो बेटा सपोज कीजिए ये यहां पर बेटा क्या है, ये एक एंथर है, ठीक है, ये एक एंथर है, और बेटा इस एंथर से यहां जुड़ा होगा एक फिलामेंट, ये इस तरीके से यहां फिलामेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो एंथर और फिलामेंट का जो जंक्शन आप देख रहे हैं, जिस पोर्शन से वो अटैच है, इसी पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसी पोर्शन को हम कनेक्टिव बोलते हैं। इसी पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव। ये कनेक्टिव मैं बाहर से दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंदर इनर्वेट नहीं होगा। जब मैं आपको एक एंथर का टीएस भी दिखाऊंगा तो उस टीएस के अंदर भी आपको इस कनेक्टिव का जंक्शन या कनेक्टिव का पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको दिखाया कि बाहर से कनेक्टिव किसको बोल रहे हैं, ये फिलामेंट और एंथर के कनेक्शन को, या जो पोर्शन इनको कनेक्ट कर रहा है उसी को हम कनेक्टिव कह रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि लिखा हुआ स्टेटमेंट आप डायग्राम के साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगली स्लाइड में चले, मेरा अगला है गाइनोशियम। अभी हम एक एक करके और डिटेल में समझेंगे। हमारा मोटिव एक्सेसरी पार्ट को पढ़ना नहीं है, हमारा मोटिव है रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ना। लेकिन उससे पहले एक सुपरफिशियल, एक ब्रीफ नॉलेज हम इसके बारे में ले लेते हैं, सो दैट माइंड में फ्रेम क्लियर हो जाए कि हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन से डिटेल में पढ़ने हैं, कौन कौन से सुपरफिशियल पढ़ने हैं। लेकिन अभी हमारा सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ रहे हैं इसको। सो गाइनोशियम, द वर्ड गाइनो मींस रिलेटेड टू फीमेल, जैसे होता है ना गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। सो इसी तरीके से द वर्ड गाइनो मींस फीमेल, ठीक है। चल आगे, दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट होल्ड ऑफ ए फ्लावर। किसी भी फ्लावर का लास्ट होल्ड होगा, फ्लावर चाहे कोई भी हो। अब ये मैटर नहीं करता कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल। बेटा यदि यूनिसेक्सुअल है तो ये सेंटर में होगा ही होगा, क्योंकि एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो भी ये सबसे सेंटर, इट मींस सबसे इनरमोस्ट यही रहने वाला है, चाहे फ्लावर बाइसेक्सुअल हो चाहे यूनिसेक्सुअल। ध्यान रखें, अब इस तरीके का मिसकंसेप्शन ब्रेन में जनरेट मत कर लेना कि सर फ्लावर यदि यूनिसेक्सुअल है तो स्टेमिनेट फ्लावर में, स्टेमिनेट फ्लावर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, उस फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो कहां है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो दो ही फ्लावर में होगा, या तो पिस्टिलेट में या बाइसेक्सुअल में। पिस्टिलेट में तो मेल है ही नहीं, दैट्स व्हाई सेंटर, और बाइसेक्सुअल में मेल से भी अंदर की तरफ सिचुएटेड होगा, दैट्स व्हाई ये इनर मोस्ट होगा, ठीक है। जिसमें अपेंडेजेस को, इसकी इंडिविजुअल अपेंडेजेस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कार्पल बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको, कार्पल बोल रहे हैं।
चलिए अब बात करें कार्पल रिजेंबल क्या करती है बेटा, एक लीफ को रिजेंबल करती है हैविंग 3 वेस्कुलर ट्रेसेस। 3 वेस्कुलर ट्रेसेस कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज अ स्टिग्मा, नेक्स्ट वन इज अ स्टाइल, फर्स्ट वन वाज स्टिग्मा स्टाइल, और बेटा थर्ड वन इज ओवरी। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। यदि पीछे वाली स्लाइड में जाए बेटा तो इसी पीछे वाली स्लाइड में इस दिए गए डायग्राम के अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहां या नीचे की तरफ। ठीक है, मैं कलर दूसरा ले रहा हूं सो दैट हाईलाइट हो जाए। ये जो नीचे की तरफ पार्ट दिया गया है ये वाला एंड्रोशियम, ये क्या बेटा? ये एंड्रोशियम। ठीक है, दिस वाज द एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और ये वाला जो पार्ट है दिस वाज द गाइनोशियम। ये कौन सा है? गाइनोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम। चलिए अब बात की जाए इसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट की, जो कि मैं अभी आपको पिछले वाले एक पिक्चर के अंदर दिखा चुका हूं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो यदि बात की जाए आगे तो इसमें 3 डिस्टिंक्ट पार्ट है। पहला डिस्टिंक्ट पार्ट कौन सा है? पहला है ओवेरी, जो सबसे नीचे की तरफ, सबसे नीचे है, इस वजह से इसको क्या बोला गया? बेसल सोलन पार्ट। क्या कहा गया इसको? बेसल सोलन पार्ट। किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका बेस वाला जो सोलन बेस था, देखो अभी मैं डायग्राम में दिखा देता हूं, ये सोलन बेस है, ये क्या है? ओवरी है। कनेक्टिंग पार्ट जो है वो स्टाइल है, और जो रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव का मतलब जो रिसीव करने का काम करेगी, ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। चलिए अगले पिक्चर में हम इसको पढ़ें तो देखो क्या रखा है। ओवरी क्या है? बेसल सोलन पार्ट है। स्टिग्मा एक रिसेप्टिव स्पॉट है जहां पर पॉलन ग्रेन रिसीव हुआ। क्या होगा यहाँ पर? रिसीव्स पॉलन, रिसीव्स पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन को रिसीव कर, इट विल रिसीव पॉलन ग्रेन। ठीक है, बात की जाए स्टाइल की तो स्टाइल क्या करेगा? कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। जैसे कि मैंने बताया था अभी, ये स्टिग्मा हुआ, ये ओवरी हुआ, और बीच में ये स्टाइल है। तो ये स्टाइल किस किस को कनेक्ट कर रही है? ये स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट कर रही है, स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, इट मींस स्टाइल विल प्रोवाइड द पाथ फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब लेटर। बाद में जब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा और पिस्टल के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उस समय पर जो पॉलन ट्यूब एंटर होगा वो पॉलन ट्यूब को अंदर की तरफ रास्ता कौन देगा? ये स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल रास्ता देगा पॉलन ट्यूब को अंदर एंटर करने का। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए। बात करते हैं स्टेमन की, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। बड़ा क्या है? मॉडिफाइड लीफ है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने बताया था फ्लावर का। फ्लावर अपने आप में एक शूट मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफिकेशन है, जिसमें 4 होल्स हैं। एसेसरी रिप्रोडक्टिव का सबसे जो सेंटर वाला पार्ट, 3rd नंबर का जो पार्ट है दैट वाज स्टेमन, एक बाइसेक्शुअल फ्लावर है। कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर। बेटा माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन इसके अंदर होगा। किसके अंदर होगा? स्टेमन के अंदर। माइक्रोस्पोर क्या भैया? तो ध्यान रखिए बेटा, माइक्रोस्पोर क्या है? माइक्रोस्पोर एक प्रीमैच्योर बोल सकते हैं। क्या बेटा? एक प्रीमैच्योर पॉलन ग्रेन है, प्रीमैच्योर पॉलन ग्रेन है। ठीक है, क्योंकि जो हम अपने बुक्स में जिस पॉलन ग्रेन के बारे में बात करते हैं वो पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होती है। ठीक है, 2 सेल स्टेज। तो माइक्रोस्पोर ये 2 सेल स्टेज नहीं होती, ये बोल सकते हैं मियोसिस का एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस का प्रोडक्ट है, जिसमें अभी एक ही न्यूक्लियस, एक ही सेल। ठीक है, सो ये प्रीमैच्योर पॉलन ग्रेन है, इसमें 2 सेल स्टेज है। हर एक स्टेमन के अंदर क्या होगा? एक सिलिंड्रिकल मैसिव थ्रेड लाइक फिलामेंट होगा। ठीक है, थ्रेड लाइक फिलामेंट, और एक ब्रॉड टर्मिनल। ठीक है, ब्रॉड टर्मिनल क्या होगा? एंथर। ठीक है, आगे बात की जाए, ईच लोब ऑफ एंथर हैव 2 पॉलन सैक। हर एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक होते हैं। अब बच्चों के जनरली एक कॉमन सा क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है, जो जनरली कभी कभी बुक्स में भी ढूंढने में नहीं मिलता। ठीक है, वो ये मिलता है, ये क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है कि बाइलोब का मतलब, टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब तो समझ में आता है। बाइलोब का मतलब 2 लोब है, टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब 4 स्पोरेंजियम है। लेकिन एक वर्ड और पढ़ा हमने, डाइथीकस। इस शब्द का क्या मतलब? ठीक है, आज ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा।
डाइथिकस का मतलब, ठीक है। सो हर एक लोब के अंदर क्या होते हैं, 2 पॉलन सैक होते हैं, ठीक है। यदि मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाऊं पॉलन ग्रेन का, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक, ध्यान से देखें। ये फ्लावर के डायग्राम में मैं आपको पॉलन ग्रेन का डायग्राम, एंथर का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। थोड़ा एंथर को देखो ध्यान से, ये हमारा एंथर था, ये नीचे फिलामेंट जुड़ा हुआ था इसके साथ। यदि मैं इस एंथर को इस तरीके से काट दूं, यदि मैं इसको ऐसे करके काट दूं और काटने पर इस तरीके काट को, इस तरीके के सेक्शन को टीएस बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। तो यदि मैं इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटता हूं, तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद जो इमेज मुझे इसकी दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, ध्यान से देखें, इस तरीके की दिखाई देगी। ठीक है, हमने एंथर को इस तरह से काटा, तो देखो बेटा ये रहा नीचे की तरफ ये वाला पार्ट जिसको आप एंथर बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ, और बेटा ये जुड़े हुए इसके साथ ये फिलामेंट, ठीक है। इमेजिन कर सकते हैं डायग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो दे रखा है पीछे, अभी हमने क्या पढ़ा था, पीछे पढ़ा ईच लोब ऑफ एंथर हैज 2 पॉलन सेक। ईच लोब का मतलब ये है कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो एंथर है, ये एंथर कितने लोब्स में डिवाइडेड है, तो बेटा ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है। देखो ध्यान से, ये 2 लोब्स में हमने इस तरीके से डिवाइड किया, तो एक लोब इस तरफ है और एक लोब इस तरफ। पीछे दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है आपको कि हर एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक हैं। देखो ध्यान से, हर एक लोब में 2 पॉलन सैक है। बेटा ध्यान रखेंगे, पॉलन सैक को ही हम क्या बोलेंगे, पॉलन सैक को ही हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। पॉलन सैक को हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखें कि ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान की रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक शब्द से अपने आप ही मतलब निकल जाएगा। यदि आपको एक बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तब उस वर्ड से मिलके बने हुए वर्ड का मतलब आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो पॉलन सैक को क्या बोला गया, स्पोरेंजियम कहा गया है। तो यहाँ पर एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक है। देखो एक पॉलन सैक ये रहा और एक पॉलन सैक ये रहा, एक पॉलन सैक ये रहा और एक पॉलन सैक ये रहा। तो बेटा यहाँ से डेफिनेशन बन सकती है आपके, कोई क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, कि इसमें 2 लोब हैं, इस वजह से क्या बोल दिया, बाइलोब। तो क्या बोला हमने बोला कि इसके अंदर 2 लोब हैं, इस वजह से क्या बोल दिया, बाइलोब, ठीक है। क्या बोला गया, बाइलोब, ठीक है। तो एंथर को बाइलोब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 लोब हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 लोब ही होंगे, ठीक है, एक लोब भी हो सकता है। पता, इसका नाम आपको सबको पता होगा ना, नहीं पता है तो बता रहा हूं। यदि फ्लावर के एंथर में एक ही लोब हो तो ये मोनोलोब्ड एंथर होगा, 2 लोब है तो डाइलोब या बाइलोब। तो 2 लोब है इस वजह से बाइलोब एंथर। चलिए जी, इसके अलावा बात की जाए, अब यहाँ पर एक लोब में 2 पॉलन सैक, पॉलन सैक को अभी मैंने पीछे आपको बताया था, पॉलन सैक को बोलते हैं स्पोरेंजियम। अब टोटल स्पोरेंजियम हुए इसमें 4। अब इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें हुआ 4 स्पोरेंजियम। इसमें कितने स्पोरेंजियम हैं, 4 स्पोरेंजियम हैं। इस वजह से इसको कहा गया टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है जी, टेट्रास्पोरेंजिएट। अभी मैंने बोला था ना कि कंफ्यूजन दूर कर दूंगा अभी, ठीक है। तो 4 स्पोरेंजियम है, इस वजह से टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रा शब्द का मतलब 4, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या होता है। अब यहां पर हमने बोला कि 2 स्पोरेंजियम, एक लोब में 2 स्पोरेंजियम, लेकिन मैच्योरिटी तक आने तक, पॉलन ग्रेन की मैच्योरिटी आने तक होता यह है कि आने पर, मैच्योरिटी आने पर दोनों पॉलन सैक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दोनों पॉलन सैक आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और सोचिए, जब 2 पॉलन सैक आपस में फ्यूज हो गए तो ये पूरा जो लोब आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जो पूरा लोब है, यहाँ पर ये पूरा लोब, अब देखो किस तरीके से हो जाएगा बेटे, पूरा लोब इस तरीके से फ्यूज होकर के एक सिंगल चैम्बर बन जाएगा। समझ रहे हैं, एक बार फिर से समझिए। ये मैंने अभी जो डायग्राम दिखाया था आपको, एक यंग एंथर का, लेकिन अब जब बात कर रहे हैं मैच्योरेशन की, तो इस मैच्योरिटी पर पहुंचने के साथ साथ, मैच्योरिटी पर पहुंचते पहुंचते इसके दोनों पॉलन सैक आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और जब ये दोनों पॉलन सैक आपस में फ्यूज होंगे तो ये इसमें एक चैम्बर तो इधर बन जाएगा और एक चैम्बर इसी तरीके से इधर बन जाएगा, ठीक है, एक चैम्बर इधर बन जाएगा। अब होगा क्या कि जब इसमें 2 चैम्बर बन चुके हैं तो इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा,
डाइथीकस कहा जाएगा। तो बेटा ये जो सिनेरियो है ना, ये वाला सिनेरियो जो मैंने ऊपर दो बताए हैं, ये अपने आप में यंग एंथर के हैं। अब बात की जाए एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे क्या होगा, एट मैच्योरिटी यहां पर क्या होगा, दो चेंबर बन जाएंगे, टू चेंबर, इसमें दो चेंबर बन जाएंगे। इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा बाद में, इस वजह से इसमें इसको कहा जाएगा डाइथीकस। जनरली आपको बताया जाता है कि डाइथीकस का मतलब इसमें दो लोब है, नहीं बेटा, दो लोब की वजह से डाइथीकस नहीं कहा गया, थीकस शब्द दिया गया चेंबर की वजह से। अब एक यंग एंथर के अंदर भले ही इसमें चार लोब प्रेजेंट है, दो लोब प्रेजेंट है, चार पॉलन सैक प्रेजेंट है, लेकिन एक मैच्योर एंथर में दो पॉलन सैक फ्यूज हो जाते हैं आपस में और एक चेंबर बन जाता है। अब ऐसा एक चेंबर इधर बनेगा, एक चेंबर इधर बनेगा, इस वजह से इस पॉलन ग्रेन को क्या कहा जाएगा, डाइथीकस कहा जाएगा। ठीक है, शायद आज आपको ये पहली बार पता चला हो कि डाइथीकस शब्द क्यों दिया गया। यदि आज आपको ये पहली बार पता चला है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जिन बच्चों को ये पहली बार पता चला है वो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम जरूर मेंशन करिए, सो दैट हमें ये पता चल जाए कि भाई हम कितनी ऑथेंटिक नॉलेज पहली बार बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन अपने आप में डेवलप होगा हमारे अंदर। चलिए, सो यदि बात की जाए कि मैंने अभी यहाँ पर आपको क्या दिखाया, मैंने अभी आपको दिखाया कि इसके अंदर ये वाला जो मैंने आपको फ्यूज करके दिखा दिया था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वापस इसके नेटिव सिचुएशन। तो दो पॉलन सैक के बेटा एक लोब में, तो टोटल चार पॉलन सैक हो गए। सबसे बाहर के जो वॉल है पॉलन इस एंथर की, सबसे बाहर वाली जो वॉल है, इस बाहर वाली वॉल को हम क्या कहते हैं, इस बाहर वाली वॉल को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। मैं एक जगह का डायग्राम आपको बना दूंगा। तो ये सबसे बाहर की जो वॉल है, इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है एपिडर्मिस। ठीक है, इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ यदि आप आते हैं तो अंदर की तरफ होगी एक एंडोथीशियम। ठीक है, कौन सी लेयर होगी, एंडोथीशियम। ठीक है, अच्छा, मैं डायग्राम के अंदर एक क्वेश्चन आपको और तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना, सो दैट उसको ध्यान से समझिए बेटा। ये एपिडर्मिस हो गई यहां पर इस तरीके से। मैंने आपको ना इस क्वेश्चन को समझाने के लिए डायग्राम के पूरे लोब को मैंने बना दिया। सो अभी तक डायग्राम के अंदर मैंने आपके लिए बना के दिखाया, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से अंदर की तरफ एंडोथीशियम। आगे बात की जाए तो आगे अगली चीज जो होगी बेटा इसके अंदर वो कौन सी होगी, अगली चीज बेटा इसमें मिडल लेयर। कौन सी बेटा, मिडल लेयर। और ये मिडल लेयर 2 से 3 लेयर की होगी, 2 से 3 लेयर, मैंने यहाँ पे 2 बना दी। ठीक है, इसके अलावा सबसे अंदर की तरफ बात की जाए तो सबसे अंदर इसमें क्या होगा, सबसे अंदर की तरफ यहाँ पे होगा बेटा टेप्टम। ठीक है, इसमें टेप्टम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, एक टेप्टम हो गया इस तरीके से। तो टोटल 4 घेरे होते हैं जो पॉलन सैक के बाहर। अंदर से बाहर जाए तो टेप्टम, मिडल लेयर, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस। बाहर से अंदर आए एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम। अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि मैंने आपको हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे मैं यहां पर बना के दिखाऊं तो यहां पर ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है दैट इज टेप्टम, जो लाइट येलो में दिख रहा है दैट इज मिडल लेयर, रेड कलर में दिख रहा है एंडोथीशियम और एक ऑरेंज कलर में दिख रहा है दैट वाज एपिडर्मिस। होता ये है, आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे घेरे में एपिडर्मिस यहां से शुरू होकर पूरी है, लेकिन एंडोथीशियम इस पर्टिकुलर जगह पे एब्सेंट है। यहां पर क्या देख रहे हैं आप, एंडोथीशियम एब्सेंट है। यहां पर देखिए, यहां पर एंडोथीशियम क्या है बेटा, एब्सेंट है। या फिर हम बोलेंगे कि एंडोथीशियम की लेयर थिन हो, एंडोथीशियम एब्सेंट है या फिर थिन है, एब्सेंट है या फिर थिन है। ठीक है, तो यहां जिस जगह पर एंडोथीशियम थिन होती है, एंथर का फटना उस जगह से आसान हो जाएगा। खुद सोचिए कि जब एंथर से पॉलन ग्रेन को बाहर निकलना होगा तो एंथर के कौन से हिस्से से इस पॉलन ग्रेन का निकलना आसान है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपल, वो जगह जहां से दीवार सबसे ज्यादा कमजोर है। और दीवार उस जगह पे कमजोर है जहां पर 4 की जगह सिर्फ 3 ही लेयर है। कौन सी, जहां पर एपिडर्मिस है, मिडल लेयर है और टेप्टम है।
इट मींस पॉलन ग्रेन को बाहर निकलने के लिए सिर्फ 3 वॉल क्रॉस करनी पड़ती हैं। उस पर्टिकुलर जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंडोथीशियम एब्सेंट और थिन। दिस particular site is known as this site is known as इस पर्टिकुलर साइट को हम क्या बोल रहे हैं? इस पर्टिकुलर साइट को हम बोल रहे हैं स्टोमियम। क्या बोल रहे हैं इसको? इसको हम बोल रहे हैं स्टोमियम। ठीक है, दिस इज स्टोमियम। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अंदर से ये एंथर के साथ जुड़ा हुआ फिलामेंट अंदर की तरफ आपको और भी चीजें दिखाएगा। और वो चीजें क्या होंगी? ये वो चीजें बेटा, ये इसका नाम क्या रखा हमने? दिस इज द कनेक्टिव। ठीक है, क्या नाम दिया हमने इसको? हमने इसको नाम दिया कनेक्टिव। ठीक है, क्या नाम दिया हमने इसको? कनेक्टिव, जो मैंने आपको बताया। सो बेटा इस पर्टिकुलर जगह पर ये क्या है? दीज आर द कनेक्टिव। ठीक है, सो दीज आर द कनेक्टिव। उम्मीद है डायग्राम आप लिखे हुए स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक बार मैं फिर से इस चीज को वापस रिकैपिचुलेट कराता हूं आपको। एंथर का टीएस मैंने आपको दिखाया, जिस एंथर के टीएस में सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उससे अंदर एंडोथीशियम, जो एंडोथीशियम नहीं है कहां पर? स्टोमियम वाले रीजन में। इसके बाद मिडल लेयर, जो 2 से 3 लेयर, मिडल लेयर की जो सेल होती है वो कम से कम 2 से 3 लेयर बनाती है। इसके बाद हमें पढ़ा टेप्टम। टेप्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको टेप्टम के बारे में बताऊंगा। लेकिन हमें एक ब्रीफ नॉलेज हमें एंथर की लेनी थी, तो हमने यहां से एंथर की ब्रीफ नॉलेज। इसके अलावा बेटा ये जो पॉलन सैक है, इसी पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इसी पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट होंगे पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैंने आपको क्या दिखाया? ये मैंने आपको दिखाए हैं इसके अंदर पॉलन ग्रेन। येलो कलर दिखाए, जनरली येलो कलर के होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से स्पोरोपॉलन की वजह से, पॉलन की वजह से ये येलो कलर। ठीक है, सो उम्मीद है कि ये डायग्राम आपको अच्छा समझ में आया। बात करते हैं इस एंथर के अंदर डेवलप होने वाले पॉलन ग्रेन। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक माइंड में एक डेस्टिनेशन सेट कर लें कि एक्चुअली वो बनाने का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन। किसको बनाने जा रहे हैं? पॉलन ग्रेन। तो मैं आपको पॉलन ग्रेन दिखा रहा हूँ किस तरीके का होगा। तो ये एक पॉलन ग्रेन है, ध्यान से देखेंगे। ये एक पॉलन ग्रेन है, जिस पॉलन ग्रेन में हमने जनरली इसका शेप बताया कि ये ओवल या स्फेरिकल शेप का होगा। 3 डायमेंशनल सोचिए। अब यहाँ पर हमने इसको 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो ये क्या होगा? पॉलन ग्रेन होगा। जिस पॉलन ग्रेन के बाहर की तरफ इस पे एक स्पाइकी लेयर प्रेजेंट होगी, इस तरीके की स्पाइकी लेयर प्रेजेंट होगी, और इस स्पाइकी लेयर का नाम होगा एक्साइन। तो टोटल 2 लेयर है इसके पास। सबसे अंदर की तरफ जो लेयर मैंने बनाई, सबसे अंदर का वही तो है ना? तो कौन सी? सबसे अंदर की तरफ जो बनाई वो कौन सी है? इंटाइन है। जबकि जो मैंने बाहर की तरफ बनाई है इसका नाम एक्साइन। ठीक है, एक्साइन। एक्साइन जो होगी, जैसे नाम से बता रहा है, इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाली, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाली। एक्साइन बाहर है, इंटाइन अंदर है। ठीक है, ये जो एक्साइन है बेटा ध्यान रखेंगे, इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर ना नीट में भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन आप बताएंगे? केमिकल कॉम्पोजिशन बताएंगे आप इसकी कि जो इंटाइन है, जो एक्साइन है, ये किसकी बनी है? स्पोरोपोलिन की बनी है। किसकी बनी है? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। चलिए, स्पोरोपोलिन किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलिन की बनी है। ठीक है, स्पोरोपोलिन की बनी होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब बेस, वाटर सॉल्युबल बेस, इस लेयर को ब्रेक नहीं कर सकता। सो एक्साइन इज नियरली इम्परमिएबल फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इवन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके अंदर यूवी लाइट भी पेनिट्रेट करके नहीं जा सकती। इसके अंदर एक्साइन के अंदर यूवी लाइट भी पेनिट्रेट करके नहीं जा सकती। दैट्स व्हाई यदि इसका फीचर पता चलता है तो हम इसको यूज करते हैं एज अ सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशन में जो हम स्पोरोपोलिन केमिकल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है दैट इवन यूवी कांट पेनिट्रेट, यूवी के अंदर, यूवी भी इसके अंदर नहीं जा सकता। यदि बात की जाए किसकी, इंटाइन की यदि बात करते हैं तो इंटाइन किसका बना बेटा? इंटाइन बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज का। इट मींस सिंपली आप सेल्यूलोज भी याद कर सकते हैं। तो ये किसका बना है? क्या किसका बना हुआ है?
ये बना हुआ है पेक्टोसेलुलोज का। सो पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ है हमारा इंटाइन और स्पोरोपोलेन का बना हुआ है हमारा एक्साइन। इसके अंदर जाके यदि हम अंदर जाके पता चलता है कि भाई इसके अंदर ना दो तरीके की सेल है। बेटा ये मैच्योर बता रहा हूं मैं आपको, मैच्योर पॉलन ग्रेन। सो इसके अंदर दो तरीके की सेल है, एक बड़ी सेल है और एक छोटी सेल। ठीक है, ये बड़ी सेल का न्यूक्लियस मैंने बना दिया यहाँ पर और ये छोटी सेल का न्यूक्लियस। बड़ी सेल का नाम वेजिटेटिव सेल है और छोटी सेल का नाम जनरेटिव सेल है। ठीक है, बड़ी सेल का नाम क्या है? इस वाली सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल। दिस इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये वाली है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ठीक है, आप देख रहे हैं आप इंटाइन के चारों तरफ एक्साइन है, लेकिन एक खास जगह है जहां पर इंटाइन के ऊपर एक्साइन नहीं है। जिस खास जगह पर इंटाइन के ऊपर एक्साइन नहीं है मैं उसको अलग रंग से हाईलाइट कर रहा हूं बेटा। ये रहा वो जगह जहां पर इंटाइन के ऊपर एक्साइन नहीं है। इस खास जगह को हम बोलेंगे बेटा जर्मोपोर। अब सवाल का जवाब आपके सामने है और सवाल ये है कि जब पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है और बाहर एक्साइन जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो मेल गैमेट बाहर कैसे आए? सवाल का जवाब आपके सामने है कि सर हर जगह पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं है। देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट ओवर हियर जहां इंटाइन के ऊपर एक्साइन नहीं है, और जिस जगह पर इंटाइन के ऊपर एक्साइन नहीं है उसी जगह से पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को डिलीवर करेगा। क्लियर? इसी वेजिटेटिव सेल को क्या कहेंगे ना, ध्यान रखें, वेजिटेटिव सेल को ही हम क्या बोलेंगे? ट्यूब सेल भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? ट्यूब सेल। इसका फेट तय करेगा, इसका नसीब तय करेगा कि इसको ट्यूब सेल क्यों कहा गया, क्योंकि ये आगे जाकर के पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब इमर्ज आउट करेगा। यही पॉलन ट्यूब बनने का रीजन होता है। ठीक है, चलिए। सो दिस वाज द पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है। इसका मतलब माइक्रोस्पोरेंजियस में मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि वह दिमाग में सेट हो जाए कि हम एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन में डेस्टिनेशन हमारी है, मंजिल यही है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमारी मंजिल हमको यहीं तक लेके जाएगी। ये हमारी मंजिल है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शब्द के ऊपर जाएं तो इसका मतलब हुआ माइक्रोस्पोर का जेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर का जनरेट होना। माइक्रोस्पोर का बनना क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बोला था ना मैंने, हर एक शब्द अपना मतलब बता रहा है, लेकिन उस शब्द को इस सीक्वेंस से हमें तोड़ना पड़ेगा कि उस सीक्वेंस से टूटने के बाद वर्ड सार्थक बन जाए, मतलब उसका कुछ अर्थ निकले। तो क्या बना? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हुआ जिस ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर का जेनेसिस हो, माइक्रोस्पोर बने, ऐसे प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, सो दिया गया सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू may divide in various planes and finally separate from each other to function as microspore। यहां पे एक स्ट्रेट वर्ड रह गया and that is microspore। ठीक है, ध्यान रखेंगे किससे बनेगा? स्पोरोजीनस टिश्यू से। माइक्रोस्पोर बनना किससे शुरू होगा? स्पोरोजीनस टिश्यू से। तो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा यहां पर हम बोले यदि सीक्वेंस, एक पैटर्न हम जनरेट करें यहां पर, तो पैटर्न जनरेट में सबसे पहले क्या होगा हम देखें तो सबसे पहले होगी स्पोरोजीनस टिश्यू। बेटा ध्यान रखेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू या स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल बेटा माइटोसिस होगा और माइटोसिस के बाद यहां पर जो सेल बनेगी बेटा इसका नाम होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम होगा इसका? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर एक और नाम इसका बनेगा क्या? पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल। ठीक है बेटा, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये कितनी प्लॉइडी की होती है? 2n प्लॉइडी की होती है। तो यहां पर एक प्लॉइडी 2n होगी और इसके बाद बनते हैं बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनती है माइक्रोस्पोर। डोंट गेट कंफ्यूज, माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब मां, किसको जन्म देगी? माइक्रोस्पोर को। देखो इसने माइक्रोस्पोर को जन्म दिया। जो डिवीजन यहां पे होगा वो डिवीजन होगा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस आपने अपनी कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ा मियोसिस क्या है। एक बार ब्रीफ आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं, मियोसिस क्या होता है। मियोसिस बेटा एक ऐसा सेल डिवीजन होता है, एक ऐसा कोशिका विभाजन होता है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है।
कहीं क्रोमोसोम की कंडीशन क्या हो जाती है, घट जाती है। घटने का मतलब कितनी रह जाती है, एक डिप्लॉइड मतलब एक ऐसी सेल जिसके पास हर क्रोमोसोम की डुप्लीकेट कॉपी है, मतलब क्रोमोसोम पेयर्ड सिचुएशन में है, उसके अंदर डिवीजन हो और डिवीजन के बाद बनी हुई सेल्स के पास क्रोमोसोम की एक एक कॉपी रह जाए, तो ऐसे डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस की खास बात यह है कि आपको पूरा हो जाने पर 4 डॉटर सेल देता, ठीक है, 4 डॉटर सेल देता मियोसिस, जबकि माइटोसिस आपको पूरा होने पर 2 डॉटर सेल देता। मियोसिस किसी भी सेल में हो सकता है, चाहे वो सेल 2n डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो, दोनों में हो सकता है, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ उसी सेल में होगा जिसकी प्लॉइडी 2n है, ठीक है। और जिन सेल में मियोसिस होता है ऐसी सेल को मियोसाइट कहते हैं, ठीक है। जिन सेल की प्लॉइडी 2n है और सिर्फ वही डिवाइड कर वो मतलब जो मियोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ 2n वाली सेल है, ठीक है, सरल भाषा में बोले तो जिन सेल की प्लॉइडी 2n है वो मियोसिस कर सकती हैं, ठीक है, माइटोसिस भी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन बात यदि उल्टे लेके जाए, मियोसिस कौन सी सेल कर सकते हैं, तो सिर्फ 2n, लेकिन माइटोसिस कौन कर सकते हैं, 2n भी और n भी, ठीक है, मतलब हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे और इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी बेटा, n हो जाएगी। माइक्रोस्पोर की से ही क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, एक एक माइक्रोस्पोर से एक एक पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। हम इसका डेवलपमेंट ब्रीफ में समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना, ब्रीफ में डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। चलो मैंने बोला था ना कि टिप्टम का रोल मैं आपको बताऊंगा, टिप्टम किस तरीके से क्या क्या रोल है इसका, ठीक है। सो टिप्टम का पहला रोल क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करती है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है, नंबर 1। ये एंजाइम सिक्रेट करती है और हार्मोन सिक्रेट करती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एंजाइम और हार्मोन सिक्रेट करती है। एंजाइम लाइक कैलेज, जब ये माइक्रोस्पोर बनेगा ना बेटा, देखो अभी मैंने बताया था ये जो माइक्रोस्पोर बनेगा, ये चारों माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े होंगे, माइक्रोस्पोर के चार माइक्रोस्पोर के जुड़े हुए इस कॉम्बिनेशन को हम टेट्राड बोलते हैं। लेकिन बाद में जब ये पॉलन ग्रेन बनेंगे तो इनको तो सेपरेट होना पड़ेगा, तो सेपरेट होने के लिए जो हमारी टिप्टम है वो एक केमिकल रिलीज करेगी जिसका नाम कैलेज है। और क्योंकि ये चारों पॉलन ग्रेन आपस में चिपके हुए होते हैं किससे, कैलोज से, तो इसी वजह कैलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टिप्टम हमारी क्या रिलीज करेगी, कैलेज नाम का एंजाइम रिलीज करेगी। सो इसके रोल मैंने आपको एक डेडिकेटेड स्लाइड के अंदर दिखाए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए रोल ऑफ टिप्टम। क्या क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ एन यूबिश बॉडी, बेटा यूबिश बॉडी वही है जो पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के दौरान उसकी एग्जाइम को बनाने के लिए केमिकल देगी। कौन सा केमिकल था एग्जाइम को बनाने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, करेक्ट, एंड दैट वाज स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन कौन देगा, यूबिश बॉडी देगा। आगे देखा है, प्रोडक्शन ऑफ एन यूबिश बॉडी कोटेड विद स्पोरोपोलिन टू कॉज थिकनिंग ऑफ एंजाइम, ठीक है, तो एंजाइम की थिकनिंग स्पोरोपोलिन देकर के ही करेगी, ठीक है। यहां पर एक गलती से वर्ड गलत लिख गया है तो आप इसको स्पोरोपोलिन कर लेंगे, ठीक है ना, इसको क्या कर लेंगे आप, स्पोरोपोलिन, ठीक है, रुको मैं इसको मिटा देता हूं, इसको आप स्पोरोपोलिन कर लेंगे, ठीक है, ओके, सो मिट गए तो देखो, ठीक है, दिस बिकम्स स्पोरोपोलिन, ठीक है। चल आगे, सिक्रेशन ऑफ ऑयली मटेरियल जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पॉलन किट, ये एक ऑयली मटेरियल सिक्रेट करेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम पॉलन किट है, कोई अलग से पॉइंट नहीं है। आगे सिक्रेशन ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन को सिक्रेट करेगी जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के जरिए रिकॉग्नाइज हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल क्यूरियोसिटी का बन जाएगा ना कि भाई रोज के फ्लावर को क्या पता कि भाई जो मेरे स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आया वो मेरा है भी नहीं, मतलब मेरी स्पीशीज का है भी या नहीं, तो इसी के लिए पॉलन ग्रेन क्या करेगा, कुछ स्पेशल प्रोटीन बनाएगा जो इसको इसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो किसके बारे में बताया, टिप्टम के बारे में बताया। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, अगली क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेडिकेटेड लेक्चर होगा हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर बनते हैं और फाइनल कौन सी डेस्टिनेशन पे आते हैं, इस डेस्टिनेशन पे किस तरीके से आते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एकेडमिक्स के साथ साथ नीट लेवल के जो क्वेश्चन होंगे हम उनको भी डील करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके बेस पर बन जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को भी डील करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ध्यान रखिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आप, तो आपको मिलते हैं इसके अंदर कई फायदे, जिसमें से फायदा नंबर 1 कि भले ही आपने ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा है, लेकिन इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में बने इस लेक्चर का आपको एक पीडीएफ मिलेगा, और वो पीडीएफ आपको किससे मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और यदि लेक्चर आपका हमारा पसंद आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर लेक्चर से जुड़ी हुई जो चीजें आपको अच्छी लगी वो बताएं, और इसके अंदर इसके लिए आप सुझाव दें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती होगा। धन्यवाद।